जब हम प्रागैतिहासिक काल की बात करेंगे तो कंप्लीटली पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उसका अध्ययन करेंगे। जब हम आद्य ऐतिहासिक काल का बात करेंगे या चर्चा करेंगे, तब आप तुरंत अपने दिमाग में बैठाइएगा कि इस टाइम पीरियड में हमारे पास पुरातात्विक के साथ साथ लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध थे या साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध थे, और उसमें जो लिपि थी वह लेकिन अपठनी थी। ठीक है, तो यह आद्य ऐतिहासिक काल है, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता को देखेंगे। और फिर जब मैं आपसे बोलूंगा ऐतिहासिक काल, तब आपके दिमाग में बिल्कुल यह कट एंड क्लियर आपके पास आंसर होना चाहिए कि वह टाइम पीरियड या ऐसा काल जिसमें हमारे पास पुरातात्विक, साहित्यिक और उसके साथ साथ जो लिखित साक्ष्य हैं वो सभी अवेलेबल हैं। ठीक है, खासकर लिखित साक्ष्य की बात करें जिसकी लिपि पठनी है, तो ऐसा जो टाइम पीरियड है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम अशोक के अभिलेख, अशोक के शिलालेख और अन्य जो साहित्यिक स्रोत हैं उनको रख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब हम लोग दोस्तों सबसे पहले आते हैं अपने स्लाइड पर और देखते हैं प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर स्रोत की अगर बात करें तो स्रोत में देखेंगे आपके पास सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला जो स्रोत है पुरातात्विक के रूप में वह आपका अभिलेख है, तो हम अभिलेखों के बारे में अभी समझेंगे। उसके बाद आपके पास स्मारक भवन है, फिर मुहरे हैं, फिर मुद्राएं एवं सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है। ठीक है, यह सभी आपके पास पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपलब्ध हैं। ठीक है, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर ही जो है जो अभिलेख है या स्मारक भवन है या मुहरे या मुद्राएं, सिक्के या फिर जो है मूर्ति कला या चित्रकला जो है। ठीक है, इसके बाद साहित्यिक स्रोत की बात करें तो यहाँ पर जो धार्मिक साहित्य है, ठीक है, और जो लौकिक साहित्य है, दो प्रकार से डिवाइड है। धार्मिक साहित्य की बात करें तो इसमें आप देखेंगे ब्राह्मण साहित्य और उसके बाद ब्राह्मणोत्तर साहित्य, दो है। ब्राह्मण साहित्य की जब बात करेंगे तो हम वेद की बात करेंगे, उसके अंतर्गत उपनिषद की बात करेंगे, आरण्यक की बात करेंगे, पुराण की बात करेंगे। इसके अलावा जो स्मृति है उस स्मृतियों की बात करेंगे, महाकाव्य की बात करेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे, वेदांग की बात करेंगे। और वहीं पर अगर हम ब्राह्मणोत्तर साहित्य की बात करें तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ का चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लौकिक साहित्य में बात करें तो जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उन ग्रंथों की जो जीवनी ग्रंथ है या जो कल्प साहित्य ग्रंथ है, इनका जो अध्ययन हम करेंगे वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत हम इसको रखते हैं। और साहित्यिक स्रोत में है जो है एक महत्वपूर्ण स्रोत है लौकिक साहित्य। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ धार्मिक साहित्य आपके लिए है। इसके बाद हम जब प्राचीन इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास एक और सोर्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह है विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री वृत्तांत आपको दिखेगा, भारतीय इतिहास को आपको समझाने में मदद करता है जो यह विदेशी यात्रियों का विवरण है। इसमें भी आप अगर थोड़ा सा डेप्थ जाएंगे तो पाएंगे यहाँ पर तीन जो है लेखक हैं, यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक और इसके साथ साथ आपके पास एक और लेखक है अरबी लेखक। दोस्तों यूनानी रोमन लेखक की बात करें तो यहाँ पर आपको टीसीएस, हेरोडोटस और जो सिकंदर के साथ आने वाले कुछ जो है विद्वान रहे हैं, जैसे नियार्कस का नाम आपने सुना होगा, यह मेगस्थनीस का, डाइमेकस का, डायनोसियस का, टॉलमी और प्लिनी, सभी जो प्रमुख कुछ लोग हैं जो यूनानी रोमन लेखक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार अगर हम चीनी लेखक की बात करें तो इसमें फाहयान, सुंगयुन, हेनसांग और इतिसिंग, यह चीनी लेखक हैं जो हमको बहुत सारा हमारे इतिहास के बारे में विवरण बताते हैं या देते हैं। अब फिर यहीं पर अरबी लेखक, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी लेखक की बात करें तो यहाँ पर सुलेमान, अलमशूदी, अलुबर्नी और इब्न बतूता का नाम आपने सुना होगा। यह सभी अरबी लेखक हैं जो कुछ ना कुछ हमारे भारतीय इतिहास के बारे में अपने यात्रा वृत्तांत में लिखते हैं, अपने यात्रा विवरण में प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां तक सारी चीजें क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है? बोलिएगा एक बार आप लोग। ठीक है, एक बार बोलिएगा जो लोग लाइव सेशन में हैं। चलिए, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक से इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम लोग दोस्तों एक एक करके थोड़ा सा और इस पर जो है
इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोत पर हमको थोड़ा बात कर लेना चाहिए, अभिलेख, स्मारक भवन, मुहरे, मुद्राएं, सिक्के, मूर्तिकला, चित्रकला पर बात कर लेना चाहिए। साथ ही साथ धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेना चाहिए। फिर हम लौकिक साहित्य की बात करेंगे, विदेशी यात्रा का विवरण देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड पर। पुरातात्विक स्रोत दोस्तों, अगर हम लोग बात करें जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इसकी अगर हम चर्चा करें तो प्रत्येक इतिहासकार उन सूचनाओं को जानने के लिए पुरातात्विक अवशेषों पर निर्भर रहते हैं जिससे वो अतीत की जटिलता जो है उसको सुलझा सकें। ठीक है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने की दृष्टि से देखेंगे तो पुरातात्विक अवशेषों का इसमें विशेष महत्व है। साहित्यिक स्रोतों से इतर जो पुरातात्विक स्रोत हैं वह दोस्तों अत्यंत प्रामाणिक हैं। क्यों? क्योंकि इनमें या इनसे भारतीय इतिहास के अनेक जो अंध युग रहे, ठीक है, इन पर भी प्रकाश डाला जाता है दोस्तों। अर्थात जहां आप यह कह सकते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य मौन हो जाता है, वहां पर पुरातात्विक साक्ष्य ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो आप पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में यह चीजें बहुत कट एंड क्लियर रूप में ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहां पर हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जो उत्खनन सामग्रियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, फिर हम लोग इस पर बात करेंगे कि यह स्लाइड किसके संदर्भ में यहां डाली गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें उत्खनन सामग्रियों की तो सर जॉन मार्शल का नाम आपने सुना होगा। इनके नेतृत्व में सन 1901 में जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में 1901 की अगर बात करें तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1901 में भारत के ऐतिहासिक स्थलों के खुदाई में जो है अवशेष प्राप्त होने स्टार्ट हो गए, जिनके आधार पर इतिहास के विभिन्न कालखंडों की जानकारी हमको प्राप्त होते चली गई। उत्खनन से संबंधित जो प्रमुख स्थल थे उसमें आप नाम ध्यान रख सकते हैं आदमगढ़ का, आलमगीरपुर का, अतरंजी खेड़ा का, ठीक है, बागौर का, ब्रह्मगिरी का, और इसके अलावा जो लंखन नाज है या शगन कल्लू है या टेकलकोटा, हजारीबाग, सिंहभूमि, हस्तिनापुर, सोनेगांव, यह सभी जो है इसमें शामिल हैं जो है। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रमुख स्थल हैं दोस्तों, इन स्थलों की खुदाई से आपको मैं बताना चाहूंगा कि कई प्रकार के पाषाण के उपकरण, हड्डियों के बने औजार, मिट्टी के मृदभांड, आभूषण आदि कई प्रकार की वस्तुएं क्या हुई, प्राप्त होनी शुरू हो गई, जिनमें आप देखेंगे कि उन वस्तुओं का जब अध्ययन किया गया तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जानकारी भी हमको प्राप्त होती चली गई। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों के ही आधार पर प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो पूरी सभ्यता की जो जानकारी है वह आपको किस आधार पर है, पुरातात्विक आधार पर ही। ठीक है, पुरातात्विक स्रोतों के ही आधार पर। दोस्तों, पाषाण काल की बात करें तो पाषाण काल जो पाषाणकालीन जो मानव है उसके इतिहास को समझने के लिए उत्खनन से प्राप्त जो पुरावशेष हैं वह काफी महत्वपूर्ण स्रोत हैं उनके बारे में जानने के। दोस्तों, उत्खनन सामग्रियां या जो उपकरण और जो मृदभांड रहे, इनसे मानव सभ्यता के विकास को आसानी से हम लोग समझ पाते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं। दोस्तों, यहीं पर जो मृदभांड है जिसका चित्र अभी आप देख रहे हैं, तो इन मृदभांडों के आधार पर भी भारत में सभ्यता के विकास का जो क्रम है उसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है। और इतिहासकारों के अनुसार मृदभांड सभ्यताएं जो हैं वह इस प्रकार से आपको देखने को मिलती हैं: गेरुआ रंग युक्त मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, इसको ओसीपी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, आप कई बार एग्जाम में देखे भी होंगे। चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू। इसके अलावा उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, एनबीपीडब्ल्यू, इसका नाम सुने होंगे। अब इन आकृतियों से आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करिएगा। गिरवे रक्त युक्त जो मृदभांड है वह यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक से पीडीएफ को आप अगर जूम करेंगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप पाएंगे कि इसका जो रंग है वह रियल में गिरुआ युक्त ही है। चित्रित धूसर मृदभांड, आप यहाँ पर जो मृदभांड देख रहे हैं इस जगह पर,
इस मृदभांड पर आप नजर डालेंगे तो देखिए यहाँ पर चित्रकारी इस तरह से आपको देखने को मिल रही होगी, ठीक है। इस तरह से इस पर चित्रकारी देखने को मिल रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यह आपके चित्रित मृदभांड है, यह आपके चित्रित मृदभांड है, देखिए। तो इस प्रकार का जो मृदभांड है वह आपका चित्रित मृदभांड है। उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, यह जो है काले पालिशदार युक्त मृदभांड है, इनको जो है आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे मृदभांडों के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इनको फिलहाल हम लोग ठीक से पढ़ेंगे आगे, अभी आप बिल्कुल थोड़ा सा जान लीजिए कि इसके आधार पर भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जो आपका पुरातात्विक साक्ष्य है वह जो है कितना, जो पुरातात्विक स्रोत है वह कितना इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके समक्ष आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आपके सामने एक जो है प्रेजेंट होती है, वह आपका है, यहाँ पर आप देखेंगे जो पुरातात्विक स्रोत में जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों का अध्ययन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अभिलेखों की चर्चा करते हैं और ठीक से अभिलेख को देखते हैं। पुरातात्विक स्रोत आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभिलेख की बात करें तो जो अभिलेख हैं, यह अभिलेख हड़प्पा कालीन मुहरों के रूप में, बोगजकोई अभिलेख के रूप में, मौर्य कालीन अभिलेख के रूप में, अन्य कई प्रमुख अभिलेख के रूप में आपको प्रेजेंट होते हैं। और इनकी लिपि भी अलग अलग आपको प्रेजेंट होती है, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, यूनानी, आर्माइक और संस्कृत, इन लिपियों में यह अभिलेख आपको देखने को मिलते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों जो अभिलेखों का जो अध्ययन है, सबसे पहले तो आप यह ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। जो इंस्क्रिप्शंस आप देख रहे हैं अभिलेख, एक प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में, आप ध्यान रखिएगा कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा जो अभिलेखों का अध्ययन है उसको ईपीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। ईपीग्राफी, ईपीग्राफी ध्यान रखिएगा, यह इसका जो इंग्लिश है इसको ध्यान से, ईपीग्राफी। आपसे जब भी प्रश्न पूछा जाए कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पूरा लेखा शास्त्र यानी कि ईपीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में इसको पूरा लेखा शास्त्र कहते हैं और इंग्लिश में ईपीग्राफी आपको पढ़ेंगे इसको, ठीक है। दोस्तों पुरातात्विक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत हैं वह आप अगर हमसे पूछेंगे कि सर कौन से हैं, तो मैं आपको बोलूंगा कि यह जो है अभिलेख ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों भारत के विभिन्न स्थानों से विभिन्न विभिन्न प्रकार के अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं और प्राचीन भारत के अधिकांश जो अभिलेख हैं, मुहरे हैं, प्रस्तर स्तंभ हैं, जो चट्टाने हैं, जो ताम्रपत्र हैं, ईंट हैं और जो दीवार हैं, उन पर जो है यह उत्कीर्ण किया गया है। जो अभिलेख हैं मुहरों पर, प्रस्तर स्तंभों पर, चट्टानों पर, ताम्रपत्रों पर, ईंटों पर, इन सभी चीजों पर, दीवारों पर उत्कीर्ण है दोस्तों। हालांकि सभी अभिलेखों पर आप देखेंगे तो उनकी तिथि अंकित आपको नहीं मिलती है, फिर भी अक्षरों की जो बनावट है उसके आधार पर उस काल का निर्धारण हमारे इतिहासकार करते हैं। दोस्तों यहीं पर एक प्रश्न उठता है कि सर सबसे प्राचीन या सबसे प्राचीन अभिलेख की अगर बात करें तो कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जवाब है आपके लिए कि सभी प्राचीन अभिलेखों में अगर हम सबसे पुराने अभिलेख की बात करें तो मध्य एशिया का एशिया माइनर का नाम ध्यान रखिएगा। एशिया माइनर का जो बोगस कोई अभिलेख है वह सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में से यह एक है। और ध्यान रखने की यहाँ पर थोड़ी सी और आवश्यकता है कि इस पर वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नाशत्य के नाम आपको देखने को मिलते हैं इस अभिलेख पर। दोस्तों यहाँ पर यह अभिलेख अगर आप देखेंगे तो लगभग 1400 ईसा पूर्व का है और इसमें या इससे ऋग्वेद के तिथि ज्ञात, जो ऋग्वेद की तिथि है उसको भी ज्ञात करने में काफी हमको मदद मिलती है, सहायता मिलती है। दोस्तों भारत के विभिन्न क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो विभिन्न क्षेत्रों से जो प्राप्त होने वाले अभिलेख हैं उनको हम मुख्य रूप से 4 रूपों में विभाजित करके देखते हैं: गुहालेख, शिलालेख,
स्तंभ लेख और ताम्रपत्र लेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुहा लेख, स्तंभ लेख और ताम्र पत्र लेख, शिलालेख तो है ही है। तो इन चारों को नोट भी कर लीजिएगा आप दोस्तों। इसके माध्यम से, इन लेखों के माध्यम से हम जो तत्कालीन भारत है, उस तत्कालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, ठीक है, धार्मिक जीवन की जो जानकारी है वह प्राप्त करते हैं। दोस्तों, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख के संदर्भ में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के माने जाते हैं। सम्राट अशोक के द्वारा जो लिखित अभिलेख थे वह जो है सबसे प्राचीन अभिलेख भारत में आपके माने जाते हैं। और इसका समय जो है वह लगभग 300 जो है ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। डी.आर. भंडारकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो लोग इतिहास से थोड़ा सा कनेक्टेड होंगे वह डी.आर. भंडारकर साहब का नाम आप लोग सुने होंगे। तो दोस्तों, आप डी.आर. भंडारकर की बात करें तो इन्होंने केवल अभिलेखों के ही आधार पर, सिर्फ अभिलेखों के आधार पर जो अशोक का इतिहास है उसको लिखने का प्रयास किया था, और एक सफल प्रयास किया इन्होंने जो है अभिलेखों के आधार पर। दोस्तों, अशोक के जो अभिलेख हैं वह आप देखेंगे, जैसा कि मैंने बोला कि जो अभिलेख थे वो अलग अलग लिपियों में देखने को मिले हैं। तो खरोष्टी लिपि में अशोक के अभिलेख, ब्राह्मी लिपि में, ग्रीक में, अरमाइकी लिपि में या अरमाइक लिपि में आपको देखने को मिल जाते हैं। इन लिपियों का उत्कीर्ण किया गया है। ठीक है दोस्तों, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और उद्गोलम से प्राप्त जो अभिलेख हैं, इस अभिलेख से जो अशोक का नाम है उसका भी स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है। और अन्य अभिलेखों की अगर बात करें, जो अशोक के अन्य अभिलेख हैं उसमें उसे देवताओं का प्रिय बताया गया है, देवनादि प्रियदर्शी नाम से उसको संबोधित किया गया है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों से धर्म और राजत्व के आदर्शों पर पर्याप्त प्रकाश जो है पड़ता है। हमने पिछली क्लास में ठीक से चर्चा की थी, 12वें शिलालेख की मैं बात कर रहा था आपसे और बताया था कि कौन कौन से बात हैं जिनका अनुसरण आज के जीवन में भी हम लोग बहुत ठीक ढंग से कर रहे हैं, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अशोक के अभिलेख हैं वह पढ़ लिए गए हैं। 1837 ईस्वी में एक ब्रिटिश व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप, एक विदेशी व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने सफलतापूर्वक ब्राह्मी लिपि में लिखित जो अशोक के शिलालेख हैं उसको पढ़ने में सफलता अर्जित कर ली, और उन्होंने उस लिपि को पढ़ा और अशोक के द्वारा लिखे गए चीजों का वर्णन किया। दोस्तों, यहीं पर अगर हम बात करें तो जो अभिलेख हैं यह सरकारी और निजी उस समय दोनों तरह के होते हैं। जब हमको ज्ञात हुआ, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई अभिलेखों के बारे में, तो पता चलता है कि जो अभिलेख हुआ करते थे वह सरकारी और निजी दोनों तरह के जो है होते थे। सरकारी अभिलेख की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है वह राजकवियों द्वारा लिखित होंगे, और सरकारी अभिलेख की बात करें तो मुख्य रूप से आप देखेंगे या तो वह राजकवियों द्वारा लिखित होते थे या प्रशस्तियां जो है मुख्य रूप से उसमें शामिल होती थी, या फिर जो भूमि अनुदान पत्र थे वह आप उसमें देख सकते हैं। प्रशस्तियों की बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलेख है वह समुद्रगुप्त का अभिलेख आता है, जो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से आप जो है इतिहास में जिसको पढ़ते हैं, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसमें आप देखेंगे तो समुद्रगुप्त की जो विजय है उस विजय की नीतियों की जानकारी बहुत सटीक ढंग से उसमें की गई है। इसी प्रकार आप देखेंगे तो राजा भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है, इससे भी इनकी उपलब्धियों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप इन प्रशस्तियों को ध्यान रख सकते हैं। और कुछ अभिलेख जो है दोस्तों वह पाषाण स्तंभों पर भी हमको उत्कीर्ण मिले हैं। ऐसे अभिलेख के प्राप्ति स्थलों के आधार पर भी हम देखते हैं तो संबंधित शासक जो रहे हैं उनके राज्य की सीमाओं का अनुमान हम लोग लगाते हैं। दोस्तों, उदाहरण स्वरूप अगर हम बात करें तो अशोक के अभिलेखों से उसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी हमको लगती है। इसके अलावा अगर बात करें तो अधिकांश जो प्रशस्तियां हैं या फिर जो आपके भूमि अनुदान पत्र हैं वह जो है कभी कभी
विश्वसनीय भी नहीं लगते हैं जब उनका अध्ययन ठीक ढंग से कर लिया गया। क्यों? क्योंकि राज कवियों ने इन प्रशस्तियों और अनुदान पत्रों पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। ठीक है, जो इनका प्रयास रहा वह अतिशयोक्तिपूर्ण जो है रहा है दोस्तों। ये अनुदान पत्र जो हैं आप देखेंगे तो मुख्यतः चांदी के जो चादरें थी उन चादरों पर उत्कीर्ण किए गए, और इन अनुदान पत्रों में भूमिखंडों की सीमाओं के साथ साथ उस समय का भी वर्णन मिलता है जब ये भूमिखंड दान में दिए गए। ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा। इसके अलावा निजी अभिलेखों की बात करें तो मंदिरों में या तो मूर्तियों पर उत्कीर्ण आपको देखने को मिलते हैं। इन पर जो तिथियां उत्कीर्ण हैं इनसे इन मंदिरों के निर्माण काल की जो जानकारी है वह हमको प्राप्त होती है। और इसी प्रकार अभिलेखों से, इस प्रकार के जो अभिलेख हैं इन अभिलेखों से मूर्तिकला और वास्तुकला के विकास का भी हमको जानकारी लगता है। साथ ही साथ इससे तात्कालिक धार्मिक स्थिति और भाषाओं की भी जानकारी हमको प्राप्त होती है जो निजी अभिलेख हैं दोस्तों। उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग बात करें तो गुप्त काल से पूर्व के अधिकांश जो अभिलेख हैं उस पर अगर आप नजर डालेंगे तो अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण हैं, और उसमें या उनमें सामान्यतः आप देखेंगे तो ब्राह्मणोत्तर धर्म जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म आदि का उल्लेख आपको ठीक ढंग से देखने को मिलता है। जबकि गुप्त और गुप्तोत्तर काल के अधिकांश जो अभिलेख हैं दोस्तों वह आपको संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण आपको देखने को मिलेंगे, और उनमें ब्राह्मण धर्म का आप देखेंगे तो विशेष रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। निजी अभिलेखों के संदर्भ में अगर देखें तो निजी अभिलेखों से दोस्तों तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि उनमें तत्कालीन समय के जो शासक रहे उन शासक या उच्च अधिकारियों की जो कर व्यवस्था है उसका भी कई जगह उल्लेख हमको देखने को मिलता है। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य वंशों की अगर बात करें, जैसे पल्लव वंश की, चाणक्य की, जो है चालुक्य की, राष्ट्रकूट की, या फिर पांड्य की, या फिर चोल वंशों की, इन वंशों का इतिहास लिखने में जो अभिलेख हैं वो अत्यंत जो है सहायक सिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो अभिलेख हैं वह भी आपके निजी और जो है प्रशासनिक दोनों आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, निजी और सरकारी। इसके अलावा दोस्तों जो विदेश हैं, विदेशों से कुछ भी प्राप्त हुए हैं हमें अभिलेख, और उनसे भी हमारे इतिहास के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। जैसे बोगसकोई का भी हमने नाम लिया था, आपने सुना होगा। जो बोगसकोई अभिलेख है इससे वैदिक आर्यों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा पारसी पोलिस और बेहिस्तून अभिलेखों से ज्ञात होता है कि वहां से ईरानी सम्राट डेरियस जो प्रथम था इसने जो है सिंधु घाटी नदी के जो है या सिंधु घाटी या सिंधु नदी के जो समीपवर्ती क्षेत्र थे उस पर इसने जो है अधिकार कर लिया था। तो यह इन सब की जानकारी हमको जो विदेशी अभिलेख हैं उनसे प्राप्त होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जितने भी तथ्यों को आपने सुना, इन तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं दोस्तों कि प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में भारतीय और विदेशी अभिलेख की जो भूमिका है वह बेहद ही उपयोगी सिद्ध हुई है। तो ध्यान रखिएगा जो अभिलेख हैं उनके बारे में। अब हम लोग कुछ प्रमुख अभिलेखों की चर्चा कर लेते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख जो है आपको गुफाएं, शिलाएं, स्तंभों से प्राप्त होती हैं। अन्य जो प्रमुख अभिलेख हैं जैसे खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमी जो है वल्लभश्री का नासिक अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, यह सब आपको प्राप्त होते हैं। बोगसकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व, ध्यान रखिएगा यह डेट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने प्रमुख अभिलेखों की। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख अभिलेखों की लिस्टिंग मैंने प्रेजेंट की है, आप लोग इसको देखिएगा। इस अभिलेख में सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख की हम चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ इस अभिलेख की अगर हम बात करें तो खारवेल शासक के शासन काल में शायद यह अभिलेख लिखा गया, और उसके शासन की घटनाओं को क्रमबद्ध जो इसका विवरण दिया गया वह इसी अभिलेख में दिया गया जो हाथी गुम्फा अभिलेख था। फिर यहाँ पर बात करें जूनागढ़ अभिलेख की, इसको गिरनार शिलालेख के नाम से भी आप लोग जानते हैं। रुद्र, यहाँ शासक जो है रुद्रदामन है, और रुद्रदामन के विजयी और इसके साथ साथ जो व्यक्तित्व और कृतित्व का विवरण है वह आपको देखने को मिलता है।
इसके बाद नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख की बात करें तो गौतमी जो वल्लरी हैं रचनाकर, इनके सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण गौतमीपुत्र सातकर्णी से संबंधित जानकारी हमको प्राप्त होती है नासिक अभिलेख से। इसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ लेख की बात करें तो समुद्रगुप्त, इसके विजय एवं नीतियों का विवरण जो है, जो समुद्रगुप्त के विजय और उसके नीतियों का जो विवरण है हमको प्रयाग स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इसी प्रकार एहोल अभिलेख की बात करें तो हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? एहोल अभिलेख से। इसी प्रकार भीतरी स्तंभ लेख की बात करें तो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है और स्कंदगुप्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका विवरण हमको देता है यह जो आपका भीतरी स्तंभ लेख है। फिर आता है मंदसौर अभिलेख। दोस्तों आपने सुना होगा, थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होगा तो मालवा नरेश यशोवर्धन का नाम। तो सैनिक उपलब्धियों के विवरण की अगर बात करें तो मंदसौर अभिलेख से आपको प्राप्त होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यह आपके दोस्तों जो कुछ प्रमुख अभिलेख हैं उनके उदाहरण आपको नजर आए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्मारक और भवन, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स जो हैं इनको हम देख लेते हैं। यह भी जो है इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे इतिहास के बारे में जानकारी देने का, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक से देख लेते हैं। आइए, स्मारक और भवन, ठीक है। स्मारक और भवन दोस्तों यहां पर आपसे बात करूं अगर तो प्राचीन काल में निर्मित जो भवनों के अवशेष हैं वह भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में हमको प्राप्त होते हैं। महलों और मंदिरों का निर्माण की जो शैली है उससे जो वास्तुकला के विकास की जानकारी है वह भी हमको प्राप्त होती है। मंदिरों को वास्तुकला की विशिष्टता के आधार पर उन्हें अलग अलग वर्गों में हम लोग वर्गीकृत करते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिरों की वास्तुकला है उसको आप नागर शैली के रूप में देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग इस शैली को ठीक से पढ़ेंगे। दक्षिण भारत के मंदिरों की जो वास्तुकला है उसको हम द्रविड़ शैली के रूप में पढ़ते हैं, जबकि इन दोनों मिश्रित शैलियों को मिलकर जिनका जो है निर्माण किया गया उसको हम वेसर शैली के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्मारक और जो भवन हैं इनके भी अवशेष हमें भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं और इनसे भी हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है अपने इतिहास के बारे में। दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में जो मंदिर, जो स्मारक और जो स्तूपों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे विदेश में जो भारतीय संस्कृति रही है उसके जो प्रचार प्रसार की जानकारी रही है वह पर्याप्त मात्रा में हमको प्राप्त होती है, ठीक है। और जावा, इसी में आप देखेंगे तो जावा का जो प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर है दोस्तों, यह मंदिर इस बात का प्रमाण है कि 9वीं शताब्दी में वहां महायान संप्रदाय जब हम पढ़ेंगे तो काफी लोकप्रिय हो गया था। तो जो यह मंदिर या स्मारक हैं या भवन हैं इनसे भी हमारे इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, स्मारक एवं भवन, गुफाएं और शैलाश्रय, इसमें हड़प्पा कालीन भी भवन है, स्तूप भी है, नागर वेसर और द्रविड़ शैलियों से निर्मित मंदिर इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद कॉइंस, सिक्के, जो आपके कॉइंस हैं इनसे भी हमको भारतीय इतिहास को जानने में काफी मदद मिलती है। दोस्तों कॉइंस की बात करें तो अभिलेखों के साथ साथ सिक्कों के इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण जो पुरातात्विक स्रोत हैं वह देश के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में जब खुदाई हुई उसके दौरान अत्यधिक मात्रा में सोने, चांदी और तांबे के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। और सिक्कों के आधार पर भी हम भारतीय इतिहास को बहुत हद तक जानने का प्रयास करते हैं। और अगर हम आपसे पूछें कि जिस प्रकार आपने बोला पुरातात्विक जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, पुरातत्व के अध्ययन करने वाले व्यक्ति को या किसके अंतर्गत पुरातत्व का अध्ययन किया जाता है, तो उसी प्रकार सिक्कों के संदर्भ में भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र इसको कहते हैं। और हड़प्पा काल जब हम पढ़ेंगे दोस्तों तो आप देखेंगे हड़प्पा काल में
हड़प्पा काल में आप देखेंगे तो धातु मुद्रा की जगह मुहरे और मनकों का प्रचलन हुआ करता था, जिससे व्यापारी जो है अपनी व्यापार प्रणाली को संचालित करते थे। दोस्तों वस्तुतः आप देखेंगे तो तांबे, चांदी, सोने, शीशे आदि के जो है सांचे बड़ी संख्या में मिलते हैं, और इनसे अधिकांश जो सांचे हैं वह कुषाण कालीन जो है हमको नजर आते हैं, जो अधिकांश सांचे इसमें मिले हैं। दोस्तों गुप्तोत्तर काल में सांचे लगभग लुप्त हो गए हैं, और प्राचीनतम सिक्कों पर अनेक जो है चिन्ह जो है वो आपको उत्कीर्ण मिलते हैं, किंतु उन पर आप देखेंगे जो सिक्के हैं उन पर कोई लेख आपको प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों इन सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। ये सिक्के संभवतः जो राजा थे या जो व्यापारी थे उनके साथ साथ जो श्रेणियों थे उनको भी जो है जारी किया गया होगा। और इन सिक्कों से इतिहासकारों को कोई देखिए बहुत विशेष सहायता तो नहीं मिलती, लेकिन फिर जो आपके आहत सिक्के हैं, लेकिन फिर भी जो है बहुत हद तक कुछ चीजें जो है सिस्टमेटिक लगती हैं। कालांतर में आप जब देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी भारत पर बैक्ट्रियन शासकों ने अधिकार कर लिया दोस्तों, ठीक है। जब हम लोग अच्छे से इसको और आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे और आप देखेंगे तो उन्होंने लेख वाले सिक्के चलाए, और विदेशी शासकों के प्रभाव को देखते हुए जो भारतीय शासक थे उन्होंने भी जो है लेख वाले सिक्के चलवाए, और अधिकांश शासक इन सिक्कों पर अपनी आकृति को, खुद की आकृति को क्या किए, उत्कीर्ण करवाते थे। दोस्तों प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में चांदी की जो सिक्के थे उनकी जो बहुलता थी वह काफी मिलती है, और इसकी अपेक्षा तांबे की संख्या जो है आप देखेंगे तो आपको कम देखने को मिलती है। और इन सिक्कों पर जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चांदी के, इन सिक्कों पर आप देखेंगे तो मछली, वृष, हाथी, अर्धचंद्र आदि की आकृतियां आपको बनी हुई नजर आएंगी। दोस्तों इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि सिक्के प्राचीन भारत के इतिहास लेखन में उपयोगी तो सिद्ध हुए। उदाहरण के लिए हिंद यूनानी शासकों का इतिहास लेखन की अगर हम बात करें तो इसमें जो क्वाइंस हैं दोस्तों या जो सिक्के हैं इनसे काफी मदद मिली है, ठीक है। हिंद यूनानी शासकों के इतिहास को लिखने हेतु इन सिक्कों का अत्यधिक महत्व रहा है, ठीक है। गुप्त काल के बाद आप इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से अगर आप सिक्कों पर नजर डालेंगे तो है उसके बाद तो काफी सिद्ध नहीं हुए, क्योंकि बाद के जो शासक थे दोस्तों जैसे चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, इनके सिक्के जो है कम संख्या में हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा सिक्कों को भी। इसके बाद कलाकृतियों की बात करें, अगर हम लोग कलाकृतियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो कलाकृतियां हैं वह मूर्तियां और चित्रकला और मुहरे के रूप में जो प्राप्त होती है। मूर्तियों में देखेंगे तो भीमबेटका, अजंता, एलोरा, बादामी और बाघ की गुफाओं से प्राप्त विभिन्न जो चित्र हैं यह जो है। चित्रकला की बात करेंगे तो मातृदेवी, पशुपति, शिव और गांधार एवं जो मथुरा मूर्ति कला है यह आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर मूर्तियों की बात करें तो दोस्तों कुषाण और जो गुप्त थे उन गुप्तों के संरक्षण में अगर देखें तो गुप्तोत्तर काल में विभिन्न प्रकार की शैलियां जो थी उन शैलियों की मूर्ति का निर्माण हुआ, तो लेकिन इन मूर्तियों से उस दौर के जनसाधारण की जो धार्मिक आस्था थी उसकी जानकारी ठीक से हमको प्राप्त नहीं हो पाती है। और इसके अलावा इन मूर्तियों से तात्कालिक मूर्तिकला के विकास पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। दोस्तों कुषाण कालीन मूर्तियों पर आप देखेंगे तो वैदेशिक प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित आपको नजर आएगा, और गुप्त कालीन मूर्तियों की जो भाव भंगिमा है वह आपको अंतरात्मा और मुखाकृति में जो सामंजस्य है वह अन्य किसी काल में आपको दिखाई नहीं देगा। और इसका जीवंत उदाहरण आपको अभी प्रेजेंट में देखना है तो आप दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का जो है दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है वहां जाइए और उसको देखिए, आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। तो गुप्तोत्तर काल की जो गुप्तोत्तर काल की कला है दोस्तों उसके संदर्भ में भी आपसे एक प्रश्न पूछा गया है कि उसकी भाषा कैसी थी, ठीक है। गुप्तोत्तर काल की कला जो है कैसी थी, तो आप ध्यान रखिएगा सांकेतिकता अधिक जो है इसमें मिलती है जो इस काल की जो है कला थी दोस्तों, जिसे केवल वही समझ सकता है जो इस काल में निपुण रहा हो। भरहुत
बोध गया, सांची, अमरावती, जो मूर्तिकला में जन साधारण के जीवन की सजीव झलक आप देखते हैं, वह आपको स्पष्ट जो है करते होंगे इन सभी तथ्यों के बारे में। दोस्तों चित्रकला, पेंटिंग की बात करें तो अजंता के चित्रों में मनोभाव की सुंदर झलक आपको देखने को मिलेगी। जैसे माता और शिशु का चित्र उसमें आपको दर्शाया गया है। तो आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि माता और शिशु का चित्र सबसे पहले किस पेंटिंग में मिलती है, तो अजंता के चित्र जो चित्रकारी है, जो वहां की पेंटिंग है, उसमें यह नजर आती है। मर्दासन राजकुमारी का चित्र यह भी आपको जो है मिलता है। और चित्रकला से दोस्तों हमें तत्कालीन जीवन की झलक भी इतिहास में मिलती है। इसके अलावा कुछ शील मुहरें भी प्राप्त हुई हैं। दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में जो मुहरें प्राप्त हुई उनका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और मुहरों से अगर हम बात करें दोस्तों, तो उस समय धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक जीवन के बारे में हमको पर्याप्त जानकारी मिलती है मुहरों से। दोस्तों जैसे हड़प्पा की बात करेंगे, जब हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करेंगे, ठीक है, वसाड़ की बात करेंगे, तो इनसे प्राप्त जो मिट्टी की मुहरें हैं, उनसे बने जो धार्मिक प्रतीक हैं, उनसे हमको ज्ञात होता है कि उन प्रतीकों से जो धार्मिक प्रतीक बने कि उनको जो है धर्म विश्वास का या धार्मिक विश्वास का ज्ञान रहा होगा। ठीक है, तो मुहरों से भी हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है अपने इतिहास में, और यह भी इतिहास लेखन में काफी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत अच्छे से जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं इनको समझ गए होंगे। पुरातात्विक स्रोतों का जो महत्व है उसको समझ गए होंगे। इसका जो महत्व है आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कालक्रम निर्धारण में भी यह सुगमता देता है, सीमाओं के निर्धारण में भी यह हमको सहायता देता है, सामाजिक आर्थिक दशा का वास्तविक ज्ञान हमको कराता है, और साथ ही साथ अतिशयोक्ति और पूर्वाग्रह की जो संभावना है उसका अभाव भी जो है हमें कराता है। और इसके साथ साथ अज्ञात ऐतिहासिक आयामों का अन्वेषण भी इसमें संभव है, पुरातात्विक स्रोतों के महत्व पर अगर हम नजर डालें। इसके बाद आपका आता है साहित्यिक स्रोत, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज जो हैं, इतिहास लेखन का जो साहित्यिक स्रोत है वह। अब दोस्तों समय का थोड़ा अभाव है, तो हम लोग कल की कक्षा में शुरू करें साहित्यिक स्रोत को, जो लिटरेरी सोर्स हैं, और हम लोग कल की कक्षा में देखेंगे कि इतिहास लेखन की दृष्टि से जो साहित्यिक स्रोत है वह कितना महत्वपूर्ण है। और इसके अंतर्गत हम लोग दोस्तों धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों का अध्ययन करेंगे। धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य को शामिल करेंगे। और ब्राह्मण साहित्य के तहत, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, एक चार्ट में मैंने पीछे दिखाया है आपको, एक फ्लो चार्ट में हमने बताया था कि उसमें हम लोग जो है, जो वेद है, जो उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, इन सब का अध्ययन करेंगे। और ब्राह्मणोत्तर साहित्य में हम बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित रचनाओं को शामिल करेंगे। इसी प्रकार लौकिक साहित्य में जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जो जीवनियां हैं, जो यात्रा वृतांत हैं, जो कल्पना प्रधान और कल्प साहित्य हैं, इनको शामिल करके देखेंगे। और साहित्यिक स्रोतों को हम फिर कल ठीक से जो है वर्गीकृत करके दोस्तों पढ़ेंगे। सबसे पहले कल हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ब्राह्मण साहित्य है, ब्राह्मण लिटरेरी है उसको, और उसमें हम वेदास से यानी कि वेद से सारी चीजों को शुरू करेंगे। तो चलिए, आज के क्लास से रिलेटेड आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग मुझे बताएंगे एक बार। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है आपको आज की कक्षा से रिलेटेड, कुछ आपको पूछना है? जो लोग लाइव सेशन में मुझे देख रहे हैं वह एक बार मुझे बताएंगे कि आप लोगों को कुछ पूछना है आज की कक्षा से रिलेटेड। जितना भी आज आपने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कुछ पूछना है। जैसे हमने आज की कक्षा में दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट किया प्राचीन इतिहास के स्रोत को, और उसमें हमने पुरातात्विक स्रोत को टारगेट किया था। हमने बताया था कि कौन कौन से स्रोत हैं पुरातात्विक और जो साहित्यिक और विदेशी हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में हमने अभिलेख, स्मारक भवन, मुहरें, मुद्राएं, सिक्के, मूर्तिकला और चित्रकला पर बात कर लिए। अब हम लोग धार्मिक साहित्य पर कल बात करेंगे। तो पुरातात्विक स्रोत को हमने पूरा कंप्लीट कैप्चर कर लिया है, ठीक से पढ़ लिया है। अगर आप में से किसी का भी कोई क्वेरी हो पुरातात्विक स्रोत से रिलेटेड या आज के जो है क्लास से रिलेटेड, तो आप जो है मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में लिखें। अन्यथा हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। बस 20-25 सेकंड का समय आप लोगों के पास है, आप लोग लिखते हैं जो लोग लाइव हैं। चलिए ठीक है, नहीं है, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, और हम लोग कल की कक्षा में जैसा कि मैंने बोला धार्मिक साहित्य में हम ब्राह्मण साहित्य को देखेंगे।
थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और आज की कक्षा में बहुत ठीक ढंग से पार्टिसिपेट करने के लिए। आशा करता हूं कि इस कक्षा को करके आप जरूर अपने एग्जाम में लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच।